मैंने कई महिलाओं को पीरियड्स में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोगों, लड़कियों को, लेडीज़ को पीरियड्स, जो लोग पहले से प्लान करके प्रेगनेंसी कर रहे हैं उनको कंडोम है या गर्भ निरोधक गोलियां है, तो वो कितना सेफ है? कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधन एक ऐसी चीज़ है जिसका हम प्रचार भी ऐसे करते हैं, कैफेटेरिया चॉइस ऑफ अप्रोच। ठीक है, कि जैसे आप कॉफी की दुकान में गए, आपको कैपुचिनो पीनी है तो आपने वो पी, आपको लाटे पीनी है तो आपने वो पी। हमें चाय कॉफी का सेवन लिमिट, सपोज एक मैरिड कपल के बारे में बात करें जो न्यूली वेड है, तो ऐसे में इनिशियली टू स्टार्ट विद वन कैन ऑलवेज चूज टू गो फॉर अ कॉन्डम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक राज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला हेल्थ से जुड़ी अहम बातें। इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है देश की जानी मानी डॉक्टर नेहा गुप्ता। मैम फोर्टिस नोएडा में गायनो डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर हैं और इनके पास करीब 2 दशक से अधिक का अनुभव है। तो आज मैम से इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो प्रेगनेंसी किसी भी लेडी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। हर लेडी या हर फीमेल अपनी लाइफ में इस टाइम को सबसे अच्छा बिताना चाहती है। ये एक्चुअली भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो बच्चा अंदर ग्रो हो रहा है माँ के गर्भ के अंदर, उसमें इन 9 महीनों में माँ मेंटली क्या करेगी, फिजिकली कैसे रहेगी, क्या खाना पीना खाएगी, क्या माहौल रहेगा, इन सारी चीज़ों का असर बच्चों पे आगे चल के आता है। एंड एक तरीके से हमारी फ्यूचर जनरेशन पे इसका इफेक्ट आने वाला है। तो माँ का ध्यान रखना और माँ को अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में खाने पीने पे खास ध्यान रखना चाहिए सारी मदर्स को। सबसे पहले तो जैसे ही पता चले कि आप प्रेगनेंसी आपको आ गई है, आपका पीरियड मिस हो गया है, वैसे ही आपको तुरंत जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। जो लोग पहले से प्लान करके प्रेगनेंसी कर रहे हैं उनको पहले से ही फॉलिक एसिड की टैबलेट्स खानी चाहिए। कुछ बेसिक हम अगर ब्लड टेस्ट करा के रखें, थायराइड, ब्लड शुगर या हमारी कोई नोन बीमारियां हैं, उनकी क्या कोई दवाइयों में मॉडिफिकेशन चाहिए, अगर इन सारी चीज़ों के लिए हम पहले से डॉक्टर को कंसल्ट करके रखें तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हमारी कोई ऐसी कोई इलनेस नहीं है, हम कोई दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं, हम अदरवाइज एक यंग हेल्दी इंसान है, तो जब हमें प्रेगनेंसी या फिर हमने कोई प्लान नहीं करी प्रेगनेंसी, तो जैसे ही पीरियड मिस होता है जल्दी से जल्दी हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो हमें फॉलिक एसिड की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ हमारे टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया जाएगा कि प्रेगनेंसी गर्भ जो है वो सही जगह पे स्थापित है, कोई यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी चल रही है। एंड जो हमें और फर्दर जो हमारी कमियां आ रही हैं, विटामिन डी या कोई और डेफिशिएंसी है, उसके सप्लीमेंट्स हमें दिए जा सके। कुछ हम प्रेगनेंसी में एक पूरा एक प्रोटोकॉल होता है जिसके हिसाब से चेकअप्स होते हैं, जिसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित है। तो जनरली हम उस हिसाब से उनके एंटीनेटल केयर के विजिट सबको बताते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर चेक होना, वजन का नापना और जो निर्धारित समय पे क्या टेस्ट होने उसके हिसाब से उनके बारे में गाइडेंस डॉक्टर आपको देता है। तो ये तो सभी महिलाओं को करना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में हो, आपकी सुविधा अनुसार आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही में खाने में पौष्टिक आहार खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, अल्कोहल स्मोकिंग बंद है, वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें चाय कॉफ़ी का सेवन लिमिटेड अमाउंट में ही करना सेफ पाया गया है। कोई अननेसेसरी हेल्थ सप्लीमेंट्स अगर हम खा रहे हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। मैंने कई महिलाओं को पीरियड्स में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उस दौरान क्या खान पान के बारे में अगर आप कुछ बता सके जिनसे उनकी परेशानी थोड़ी कम हो, या क्या उस दौरान एक्सरसाइज करने का कुछ नफा नुकसान है, इसके बारे में कुछ बता सके? ठीक है, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, क्या है कि काफ़ी सारे लोगों, लड़कियों को, लेडीज़ को पीरियड्स के टाइम पे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है। एक हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट जो पीरियड्स में नीचे की तरफ पेरू में दर्द होना जिसको कहते हैं, या पेल्विस में, लोअर पेल्विस में होना,
इसका कारण नॉर्मली फिजियोलॉजी में क्या है कि पीरियड के टाइम पे जो भी लाइनिंग यूट्रस के अंदर बनी है वो शेड ऑफ हो रही है, उसके साथ थोड़ा टिश्यू और ब्लड निकल के आ रहा है। तो ये जब अचानक से जब शुरू हो रहा है तो जो उसका निकलने का रास्ता है, जो सर्विक्स है, वो कुंवारी लड़कियों में, छोटी बच्चों में जिनकी डिलीवरीज नहीं हुई है वजाइनल, उनमें वो रास्ता सिकुड़ा हुआ होता है। तो उसके थ्रू अगर ज्यादा ब्लड या क्लॉट या कोई छोटी चीज हेवीवेयर साइड पे ब्लीडिंग है वो निकलनी है, तो उससे सर्विक्स को डायलेट होना पड़ेगा, जिससे वो खून की गांठ निकल सके या ब्लड निकल सके। उसकी वजह से ये डिस्मेनोरिया क्रैम्प ज्यादातर लोगों में होता है। तो इसको हम ये पीरियड के यूजुअली फर्स्ट डे पे सेकंड होता है, स्टार्ट होता है, फिर ऑन सेकंड डे तक, थर्ड डे तक रिलीव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक नॉर्मल स्पैज्मोटिक डिस्मेनोरिया, ये इसको हम स्वाभाविक या फिजियोलॉजिकल कुछ हद तक मानते हैं। अगर वो सहनीय है, दैट मीन्स कि हल्का फुल्का घूमा फिरा और उससे सेटल हो गया, या ज्यादा आपने एक आध पेन किलर खाए। अगर ये ओवर द ईयर्स, साल दर साल या पीरियड दर पीरियड ये दर्द बढ़ता जाता है और असहनीय होता जाता है, और मान लीजिए पहले आपको सिर्फ कुछ गर्म चाय पीने से ठीक हो जाता था, लेकिन अब आपको उससे नहीं आराम आ रहा है, अब आपको दवाई खानी पड़ रही है, और दवाई पहले आप एक गोली खाते थे, अब आपको 2 गोलियां खानी पड़ रही हैं, 3 गोलियां खानी पड़ रही है, 2-3 दिन तक खानी पड़ रही है। तो दैट मीन्स कि हो सकता है ये किसी बीमारी का लक्षण हो, हमें इसको चेक करना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में धीरे धीरे बढ़ जाती है। उसमें ये जो लाइनिंग है जो यूट्रस के अंदर की, ये कभी कभी यूट्रस के सिवा ओवरीज में या नीचे के पेल्विक ऑर्गन्स में और भी कहीं कहीं इम्प्लांट हो जाती है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत अधिक पेन होता है। प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया जिसको हम कहते हैं कि हर पीरियड में पहले से अधिक धीरे धीरे पेन बढ़ता जाना और ज़्यादा समय तक रहना, ज़्यादा सिवियर होना, और ये इसको फिर हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसका चेकअप हमें कराना चाहिए। कुछ टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, जिनसे हमें पता चल सकता है। ऐसी लड़कियों को हो सकता है पीरियड के टाइम पे जब मोशन पास करना हो तो उसमें दिक्कत हो रही हो, या पेशाब करना हो उसमें दिक्कत हो रही हो, और ये जो दर्द जो पहले वो पीरियड के टाइम पे महसूस करती थी, धीरे धीरे हो सकता है वो पूरे महीने भर रहने लगा हो, तो ये एंडोमेट्रियोसिस का लक्षण हो सकता है। कभी पीरियड में अचानक से अगर बदलाव आ गया है कि पीरियड आपको किसी स्पेसिफिक तरीके से होते थे, मान लीजिए 4-5 दिन तक ब्लीडिंग होती थी, एक लिमिटेड अमाउंट में ब्लीडिंग होती थी, 1-2 दिन है थोड़े हेवियर साइड पे, बाकी दिन हल्की हो जाती थी, और आपका वही पैटर्न था, बस में कोई चेंज आ गया, तो हाँ दैट कैन बी समथिंग जिसके लिए आपको हो सकता है डॉक्टर से जाकर राय लेनी पड़े। बाकी ज्यादातर इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, माइल्ड पीरियड पेन जो है वो हर्बल टीज लिए जा सकती हैं। एक हॉट वाटर बैग किसी कपड़े में लपेट के, टॉवल में लपेट के आप नीचे रख सकते हैं। आप पेन किलर की मेफ्टाल्सपास टाइप की जो टैबलेट आती हैं वो आप खा सकते हैं कुछ खाने के साथ। कुछ सिट्रस फ्रूट्स खाने से आराम मिलता है। योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से, हठ योगा स्पेसिफिकली करने से काफ़ी आराम मिलता है। लाइट एक्सरसाइजेस आर ऑलवेज वेलकम, जो आप रूटीन फॉलो करते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। आजकल तो हम एनकरेज करते हैं कि आप जो भी एक्टिविटी जनरली आप कर रहे थे तो उसमें कोई खास रिस्ट्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खानी चाहिए, एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए, उससे ब्लोटिंग बढ़ती है। कुछ हद तक ब्लोटिंग या क्रैम्प्स प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसके वजह से टुवर्ड्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों में हम खाने में इतना मॉडिफिकेशन करें तो उससे ज़्यादातर लोगों को आराम मिल जाता है। मैम, महिलाओं को अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कौन कौन से टेस्ट जरूर करवानी चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आमतौर पर हम सब समझते हैं कि हम टेस्ट कराएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर इंसान को समझनी है कि एक एवरेज बॉडी हमेशा हेल्दी है, और हम सबको पता है क्या चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं और क्या बुरी हैं। तो सबसे पहला रूल तो ये है कि कंसिस्टेंटली जो अच्छे काम हैं, हेल्थ बेनिफिशियल काम है, वो हमें खुद से ही करने हैं। टेस्ट तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो नींद जरूर पूरी करनी है, 7 से 8 घंटे की नींद मैंडेटरी है, हमें वो पूरी जरूर करनी चाहिए। हमें समझदारी से खाना खाना चाहिए, जो हमारे मुंह में जा रहा है हमें पता होना चाहिए कि वो हमें कुछ फायदा देगा, न्यूट्रिशन देगा, तब हम उसका सेवन करें। जी। बाकी हमें पानी अच्छे से पीना चाहिए।
8-10 गिलास पानी हर इंसान को पीना चाहिए, और वो भी ऐसा है कि हर 1-1.5-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा पानी जाते रहना चाहिए, करना चाहिए, राइट, है ना। और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। हमारे कंट्री में एक एज सच ना, या तो कुछ लोग स्पोर्ट्स में हैं तो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी पुराने जमाने में लोगों को साइकिल चलानी पड़ती थी, दूर तक चल के जाना पड़ता था, लेडीज भी घर में कपड़े धोती थी हाथ से, काम करती थी घर के, एंड उन सब चीजों को बुरा नहीं माना जाता था, तो लोगों की एक्सरसाइज फिजिकल होती थी। अभी क्या है कि मशीनें हैं इतनी ज्यादा हम सबके पास, हम सब इतने बिजी हैं, सब व्यस्त हैं, ज्यादातर अधिकतर लोग वर्किंग हो गए हैं, या जो घर पे भी हैं उनको फिजिकल हार्डवर्क नहीं करना पड़ा, तो इसलिए एक्सरसाइज करना हम सबके लिए बहुत जरूरी हो गया। वी नीड टू मूव द मसल, जिससे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, हमारे शुगर्स बेटर रहें। तो ये एक हेल्थ प्रमोटिंग एक्टिविटी तो सबको एंगेज करनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि एडल्ट्स को कम से कम 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये सारी चीजें हम सबको लंबी उम्र तक स्वस्थ रखेगी। बाकी जो टेस्ट की बात है, हमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको कहूँ तो एक बार साल में एक बार कम से कम, स्पेशली जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनको एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर से जरूर लेडीज को मिलना चाहिए जी। हम अपनी जो किशोरी लड़कियां हैं या बच्चे भी हैं, जो बेटे भी हैं, 9 से 15 साल की उम्र के जो हमारे बच्चे हैं, उनको हमें HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए जी। ये एक प्रिवेंटिव चीज है, इसके लिए हमें टेस्ट की जरूरत नहीं है। दूसरी, आगे चल के जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो एक पैप स्मीयर, पैपानिकोलाओ स्मीयर नाम का एक टेस्ट है, पैप टेस्ट, जो 21 से 65 साल की औरतों को हर 3 साल पे कराना चाहिए। मैम, यहाँ गर्भ निरोधक तरीकों पे अभी आपने बात की, तो उसमें कंडोम है या गर्भ निरोधक गोलियां है, तो अभी देखा जा रहा है कि दुकान पर जाके लोग खुद से लेके और उसका सेवन कर रही है महिलाएं, तो वो कितना सेफ है महिलाओं पे, या जो भी गर्भ निरोधक के जो तरीके हैं उनमें सबसे सेफ कौन है, जिनका कम से कम साइड इफेक्ट महिलाओं की सेहत पे आए? ठीक है, तो ये तो आपने एक्चुअली बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि सबसे सेफ क्या है और सबसे अच्छा क्या है। देखिए, ऐसा है कि कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधन एक ऐसी चीज है जिसका हम प्रचार भी ऐसे करते हैं, कैफेटेरिया चॉइस ऑफ अप्रोच। ठीक है, कि जैसे आप कॉफी की दुकान में गए, आपको कैपुचिनो पीनी है तो आपने वो पी, आपको लाटे पीनी है तो आपने वो पी, आपको जैसा आपका स्वाद है, जैसी आपकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज मिलती है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी है कि जहाँ पे अगर हम एक सपोजिंग मैरिड कपल के बारे में बात करें जो न्यूली वेड है, तो ऐसे में इनिशियली टू स्टार्ट विद वन कैन ऑलवेज चूज टू गो फॉर अ कॉन्डम। अगर आपको लगता है कॉन्डम के साथ क्या प्रॉब्लम है, स्लिपेज ब्रेकेज हो सकती है, एक्ट से पहले इंसान को इस्तेमाल करना है, सम पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो अगर ऐसा कुछ है तो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाई जा सकती हैं। ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स को खाने का फायदा क्या है कि उनसे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। उस पर लिखा आता है कि नियर टू जीरो उसका साइड इफेक्ट है, तो क्या सच्चाई है उसमें? यस, जो गर्भ निरोधन की गोलियां हैं, अगर उसको खाया जाता है तो उसके साथ इम्पोर्टेंट क्या है कि वो नियम से खानी है। ये हार्मोन की लो डोज पिल है, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको हम ये गर्भ निरोधन की गोलियां यंग एज में नहीं दे सकते। ठीक है, जो स्मोकर, लेकिन इसमें क्या कि बहुत ज्यादा हैवी स्मोकिंग वाली जो लेडीज हैं वो 35 प्लस में हम उनको अवॉइड करते हैं, राइट। जो यंग एज में है, जिनको कोई माइग्रेन नहीं है, कोई ब्रेस्ट डिजीज नहीं है, जिनकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, उन लोगों को हम आराम से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज वेरी सेफ टू टेक बर्थ कंट्रोल पिल्स। काफी बार हम इनको इनके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स के लिए भी खिलाते हैं, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरीज में खिलाते हैं, या जब लेडीज को इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है किसी वजह से, आगे पीछे उनका सिस्टम बिगड़ जाता है, तब भी हम कुछ दिन के लिए इनको खिलाते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि वो हार्मोन की कोई बॉडी में अपने टैबलेट नहीं डालना चाहते, हार्मोन नहीं डालना चाहते, दे मे चूज टू नॉट टेक बर्थ कंट्रोल पिल। बर्थ कंट्रोल पिल यूजुअली हमें नियमित समय पे लेना है, रोज लेना है। हमने अगर स्मोकिंग और अल्कोहल एक लिमिट से ज्यादा करी तो उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें कभी कभी डॉक्टर से थोड़ी गाइडेंस लेनी पड़ सकती है इसको स्टार्ट करने से पहले। कुछ
अगर हम इसको ले रहे हैं और अचानक से हमारा हेडेक बढ़ गया है, हमें कोई घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है, तो हो सकता है वी मे नीड टू डिसकंटिन्यू दिस, है ना, इट मे नॉट बी द राइट प्रोडक्ट फॉर अस। आजकल जो आप जो चीज पूछ रहे थे वो एक बहुत कॉमन सिनेरियो हम देखते हैं विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको पॉपुलरली आई पिल कहा जाता है, काफी सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि आई पिल खाने से ही प्रेगनेंसी को अवॉइड कर लेंगे। तो ये एक गलत धारणा है एंड मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से हम सबको ये बता सकें कि ये एक बिल्कुल अच्छी या एक सेफ तरीका नहीं है। प्रेगनेंसी अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर हम कभी भी रेगुलर सेक्सुअल कांटेक्ट में हैं, हम शादीशुदा हैं या हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां हम फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रेगुलरली हैं, तो ऐसे में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज नॉट द राइट चॉइस।